कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा मुख्य किरदार रियो पुनर्जन्म होकर एक दूसरे वर्ल्ड में जागता है। ये दुनिया उसके लिए पूरी तरह नई है। बाहर निकलने के बाद वो इस नई दुनिया को देखने लगता है और फिर अपने हाथ में पानी का तत्व यानी वाटर एलिमेंट इस्तेमाल करता है। अगली सीन में रियो एक एंजल के सामने खड़ा होता है। एंजल कहता है कि बहुत लंबे समय के बाद कोई यहाँ आया है, ये जगह तुम्हारी आफ्टर लाइफ नहीं है। फिर एंजल रियो को उसका वो हादसा दिखाता है जिससे उसकी मौत हुई थी। अब रियो समझ जाता है कि उसे मारा गया था और वो पुनर्जन्म लेने वाला है। रियो पूछता है, मुझे इस वर्ल्ड में क्या करना होगा? एंजल जवाब देता है, तुम यहाँ जो चाहे कर सकते हो, तुम्हें कोई खास काम करने के लिए नहीं भेजा गया है। फिर एंजल कहती है, तुम्हें वाटर मैजिक सबसे ज्यादा सूट करता है, इसलिए तुम्हें ये दिया जा रहा है। और फिर रियो को इस दुनिया में पुनर्जन्म दिया जाता है। उसे एक घर और 2 महीने का राशन भी मिलता है। फिर हम एंजल को देखते हैं जो रियो के घर के बारे में बताते हैं कि उसके ऊपर कभी सीधा हमला नहीं हो सकता, यहाँ एक बैरियर लगा हुआ है। रियो को घर के अंदर एक किताब मिलती है जिसमें कई तरह के मॉन्स्टर्स के बारे में लिखा होता है। वो सोचता है कि उसने कभी ऐसी भाषा नहीं पढ़ी, फिर भी आराम से पढ़ पा रहा है। उसे एक दूसरी किताब भी मिलती है जो मैजिक के बारे में जानकारी देती है। पढ़ने के बाद रियो बाहर आता है और अपने वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल करता है। वो बिना चांट किए आराम से स्पेल कर लेता है, लेकिन वो सोचता है कि अगर वो एन्चांटमेंट भी कर पाए तो बेहतर होगा। रियो बाथटब में पानी भरता है और सोचता है, अब इसे गर्म कैसे करूं? वो बाहर जाकर लकड़ियां घिसता है, लेकिन उससे कुछ खास फायदा नहीं होता। फिर वो अपने सर के ऊपर लगी सूरज की किरणों से प्रेरणा लेकर पानी पर आइस मैजिक आजमाता है। शुरू में पानी जमता नहीं, लेकिन वो कोशिश करता रहता है और आखिरकार आइस बना लेता है। आइस को मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इस्तेमाल करके लकड़ी में आग लगाने में कामयाब होता है। पानी गर्म हो जाता है और रियो आराम से बैठकर सोचता है, आज का दिन तो काफी प्रोडक्टिव रहा। वो सोचता है कि क्या वो गर्म पानी खुद निकाल सकता है, लेकिन फिलहाल इसे साइड में रखता है। अगली सुबह वो भूखा उठता है और याद आता है कि उसके पास सिर्फ 2 महीने का राशन है। उसके बाद खुद हंटिंग करनी होगी। उसे ये बात लेकर चिंता होती है कि हंटिंग के लिए उसे उस बैरियर के बाहर जाना होगा जहां पर मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। उसके पास सिर्फ एक चाकू है, इसलिए रियो सोचता है कि उसे अटैक मैजिक सीखना होगा, नहीं तो उसकी जिंदगी खतरे में होगी। वो बाहर निकलता है और वाटर एलिमेंट से वाटर बॉल बनाकर फेंकता है। उसे खुशी होती है क्योंकि ये काम कर रहा है। फिर वो वाटर जेट भी ट्राई करता है, लेकिन उसकी शक्ति सीमित होती है और दूरी कम होती है, जिससे वो थोड़ा निराश होता है। फिर हम फिर से एंजल के पास आते हैं जहां रियो पूछता है, मैं इस वर्ल्ड में मैजिक कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं? क्या तुम मुझे तरीका बता सकते हो? एंजल जवाब देता है, मैजिक का एक सिंपल नियम है, तुम्हें अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रांग बनाना होगा। जितनी मजबूत इमेजिनेशन होगी उतना ही ताकतवर तुम्हारा मैजिक होगा। काफी ट्रेनिंग के बाद रियो का वाटर जेट पहले से ज्यादा ताकतवर और दूर तक जाने वाला हो जाता है। वो गर्म पानी निकालना भी सीख लेता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि वो आसमान में आइस क्रिएट कर सकता है, लेकिन प्रक्रिया धीमी है। वो एक आइस क्रिस्टल बनाकर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जाता और पास ही गिर जाता है। उसे लगता है कि फेंकने में कुछ गलती हुई है। रियो ये सोचता है कि अगर वो लड़ाई में इसका इस्तेमाल करता है तो उसकी मौत निश्चित है, लेकिन वो फिर भी क्रिस्टल बनाना सीख लेता है। अभी उसमें सुधार की जरूरत है। फिर वो हंटिंग के लिए बैरियर से दूर जंगल में जाता है। वहां उसे नदी के पास क्वार्ट्स मिलता है, जिससे वो आग आसानी से जला सकता है। अब उसे सूरज की किरणों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। जंगल में चलते हुए रियो का सामना एक खतरनाक जंगली बोर से होता है। वो समझ जाता है कि उसे अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करना होगा। वो पूरा फर्श जमाकर बोर को फिसलने पर मजबूर कर देता है और फिर उसे आइस की चोटियों में फिसाकर मार देता है। लड़ाई खत्म कर रियो घर लौटता है और सोचता है कि यहाँ के बोर काफी कमजोर है। एक कमजोर जानवर से लड़कर ही उसकी हालत खराब हो जाती है, तो असली खतरनाक मॉन्स्टर्स कैसे होंगे? इसलिए जब भी वे सामने आए भाग जाना ही बेहतर है। लेकिन जैसे ही वो पेज पलटता है उसे एक एंजल के बारे में लिखा मिलता है, जिसका नाम अकुमा है, जो एक फॉलन एंजल है और बेहद खतरनाक है। इसके ओरिजिन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा, लेकिन इतना जरूर है कि जब भी ये तुम्हारे सामने आएगा वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। यहीं से कहानी का टर्निंग पॉइंट आता है। रियो जंगल में टार्जन जैसा होकर घूम रहा होता है कि अचानक एक बड़ा हॉर्नेट हॉर्क उसके ऊपर हमला कर देता है। वो शील्ड बनाकर भागने लगता है, लेकिन हॉर्क बहुत तेज है, उसकी चोंच से भी हमला होता है। रियो समझ जाता है कि अब भागना मुश्किल है, तो वो पूरी ताकत से आइस अटैक्स करता है। हॉर्क उनसे बचता हुआ उसके करीब आ जाता है। रियो को चोट लगती है और वो डर के मारे भाग जाता है। बाहर निकलकर वो सोचता है, अरे यार, बाल बाल बचा, वरना आज मर जाता। धीरे धीरे उसकी शांति भंग होने लगती है और वो रास्ता भटक जाता है। तभी उसके सामने सरकट आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। ऐसे ही मुश्किलें उसके रास्ते में आती रहती हैं।
वो कई मॉन्स्टर्स से लड़कर अपनी ताकत और मैजिक को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीखता है। यहाँ तक कि पानी में जाकर वो एक विशाल ऑक्टोपस को भी आराम से हरा देता है। उसका वाटर जेट अब इतनी ताकतवर हो गया है कि वो पत्थर को बीच से काट सकता है। अगली सीन में रियो सर्कट से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और सोचता है एंजल ने मुझे जो किताब दी थी उसमें इसका कहीं जिक्र। जिसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये नाइट रियो को काफी हरा रहा होता है और उसकी आई शील्ड को भी बड़े जोर से तोड़ देता है। हारने के बाद रियो नीचे गिर जाता है और सोचता है मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इससे कभी जीत पाऊंगा, ये सच में काफी स्ट्रांग है। रियो हर रात इस जगह पर इसलिए आता है क्योंकि उसे लगता है कि ये नाइट उसकी ट्रेनिंग करवा रहा है, क्योंकि आज तक इस नाइट ने रियो को नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही जान से मारा है। अब ये सरकटा अपनी स्वॉर्ड रियो को सौंप देता है और रियो भी समझ जाता है कि शायद ये नाइट चाहता है कि मैं स्वॉर्ड को मास्टर करूं। जिसके बाद ये सरकटा यहां से चला जाता है। फिर हम दोबारा उसी हॉक को देखते हैं जो पहले से काफी इवॉल्व हो चुका है। जब वो रियो पर अटैक करता है तो रियो 5 लेयर की शील्ड बना लेता है और इस अटैक को आराम से काउंटर कर लेता है। पर ऐसा बस रियो को ही लगता है, क्योंकि ये अटैक इतना कमजोर नहीं था। इस अटैक से रियो की सारी शील्ड्स टूट जाती हैं। अब वो 10 लेयर की शील्ड बनाता है, लेकिन वो भी चकनाचूर हो जाती है। रियो इस हॉक को डिफीट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये हॉक उसकी सारी अटैक से आराम से बच जाता है। अब ये जोर से एक आवाज निकालता है जिससे रियो की पैंट गीली हो जाती है। ये हॉक रियो पर लाइटनिंग अटैक करता है, पर रियो बच जाता है। लेकिन फाइट देखते ही देखते काफी इंटेंस हो जा रही होती है और ये हॉक रियो पर भारी पड़ रहा होता है। जब ये हॉक रियो को मारने के लिए सामने आता है तो रियो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके हॉक का काम 25 कर देता है और वो हॉक मर जाता है। लेकिन रियो को इस बात का पछतावा होता है कि उसने हॉक को जान से मार दिया, इसलिए वो उससे माफी भी मांगता है और फिर अपनी स्वॉर्ड को उसकी बॉडी से बाहर निकालकर यहाँ से चला जाता है। पर तभी अचानक उसके सामने एक रेड कलर का ड्रैगन आता है। रियो ने सुना था कि जब ये ड्रैगन सामने आए तो उससे डरकर भाग जाना चाहिए, पर यह ड्रैगन अपनी टेलीपैथी का इस्तेमाल करके रियो से बात कर रहा होता है और रियो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि ये ड्रैगन उससे बात कर सकता है। ड्रैगन कहता है, मैंने काफी समय से टेलीपैथी का इस्तेमाल नहीं किया, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम उस हॉक से मिले थे जो अभी अभी इवॉल्व हुआ है? रियो डरते हुए कहता है, हाँ मुझे मिला था, लेकिन मैंने उसे जान से मार दिया, मुझे माफ करो। ड्रैगन कहता है, क्या तुमने उसे जान से मार दिया? तुम तो एक काफी कमाल की लड़की हो और तुम्हारे पास ये अजीब सा वेपन कैसा है? जब रियो अपनी स्वॉर्ड दिखाता है तो ड्रैगन कहता है, ये तो फेरी किंग की स्वॉर्ड है। अगर फेरी किंग ने ये तुम्हें दी है तो इसका मतलब है कि वो तुम पर काफी ट्रस्ट करता है। फिर दोनों गप्पे मारने लगते हैं और देखते देखते शाम हो जाती है। दोनों को टाइम का पता ही नहीं चलता। रियो ड्रैगन से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? ड्रैगन कहता है, मेरा नाम लेविन है, और फिर वो यहाँ से चला जाता है। रियो कहते हैं, जो अभी मेरे साथ हुआ वो काफी अजीब था, मुझे नहीं लगा था कि मैं ड्रैगन से बात कर पाऊंगा। और एक बात तो क्लियर हो गई, इस फैंटेसी वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है। इस तरफ एंजल्स रियो के स्टैट्स चेक कर रहे होते हैं और वो काफी शॉक्ड हो जाते हैं। मैंने नोटिस नहीं किया कि इस बच्चे के पास एक रियल ट्रेट है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये आज से पहले सिर्फ एक बार हुआ था, 10,000 साल पहले, जब मैंने एक लड़की को दूसरे वर्ल्ड में रीइनकारनेट किया था। यहाँ एंजल्स जिस हिडन ट्रेट की बात कर रहे हैं उसका नाम है इटर्नल यूथ, यानी कि ये इंसान कभी बूढ़ा नहीं होगा। अगली सुबह जब रियो को सी फूड खाने का मन करता है तो वो यहाँ आता है। तभी वो देखता है कि सामने एक नाव टूटी हुई है और कई लोग मर चुके हैं। तभी वो नोटिस करता है कि साइड में एक लाल बाल वाला बंदा होश में आता है। ये बंदा याद करता है कि उनके साथ ऐसा कैसे हुआ। वो सोचता है कि जब वो सब अपनी शिप में थे तो उन पर एक जायंट ऑक्टोपस ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से शिप टूट गई और सब पानी के नीचे चले गए। जैसे ही इस बंदे की याददाश्त खुलती है, वो देखता है कि वो अभी भी जिंदा है। वो बाहर आता है और देखता है कि यहाँ कैसे आया। तभी रियो उसके सामने आ जाता है। चलो तुम बच गए, ये अच्छी बात है। वो बंदा रियो को देखकर शॉक्ड हो जाता है। ये बच्चा यहाँ कैसे आया? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। वो डियो को ये सब नहीं बताता और अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम एबेल है। रियो कहता है, मेरा नाम रियो है, माफ करना कि तुम अकेले बचे हो और मैं बाकी सबको बचा नहीं पाया। एबेल कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी वो सब स्मगलर्स थे। अंदर जाकर ये दोनों खाना खाते हैं क्योंकि एबेल को काफी भूख लगी होती है। वो देखता है कि रियो के पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े हैं। रियो कहता है, मेरे पास ना तो सुई है ना धागा, तो मैं अपने लिए कपड़े कैसे बनाऊं? अरे यार, एक काम कर, दुकान से जाके ले आओ। लेकिन यहाँ आसपास कोई दुकान नहीं और कोई इंसान भी नहीं। रियो कहता है, मैं यहाँ अकेला हूँ, एकदम अकेला। एबेल ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है। रियो कहता है, वैसे मैं वाटर मैजिक हूँ और अपनी ताकत का नमूना दिखाता है। क्या तुम सच में मैजिक यूज कर सकते हो? सेंट्रल प्रोविंस में भी कम लोग मैजिक जानते हैं, मुझे भी मैजिक नहीं आता।
एबेल कहता है, मुझे तुमसे एक बात कंफर्म करनी है, क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो जहां हम पहली बार मिले थे? जाते हुए ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। एबेल पूछता है, क्या तुम मैजिक करने के लिए डंडा यूज नहीं करते? रियो कहता है, मेरे पास डंडा ही नहीं है। लगता है मैंने गलत सवाल पूछा। एबेल कहता है, तुम मेरे पीछे रहो, अगर हमारे सामने कोई मॉन्स्टर आया तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें खतरा नहीं देना चाहता। रियो कहता है, क्या तुम समझ नहीं रहे? अगर तुम मेरी मदद बार बार करोगे तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। फिर ये दोनों वापस उस जगह आते हैं, लेकिन यहां से बाकी लोग गायब हो जाते हैं। एबेल कहता है, तुमने मुझे सही वक्त पर बचाया, वरना मैं भी मर जाता। रियो कहता है, अरे तुम काफी लकी हो कि मैंने तुम्हें बचाया। एबेल कुछ ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई चीज नहीं मिलती। वो कहता है, मुझे वो चीजें यहां नहीं मिली। रियो कहता है, तो अब तुम क्या करोगे? एबेल कहता है, मैं सोच रहा हूं कि मैं दोबारा लूनिया टाउन चला जाऊं और अपने दोस्तों से मिलूं। मैं नहीं जानता वो टाउन कहां है, लेकिन लगता है तुम्हें नॉर्थ जाना चाहिए। एबेल पूछता है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? ये तुम्हारे लिए एक जॉब हो सकती है। मुझे रास्ता नहीं पता, तुम मेरी मदद कर सकते हो। क्या तुम दोस्त बनोगे? रियो थोड़ा हैरान होता है, फिर कहता है, हाँ हम दोस्त हैं, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। शाम को रियो इन चीजों को गौर से देखता है और याद करता है कि कैसे वो इस वर्ल्ड में आया और यहां रहा। जब वो घर आता है तो एबेल से कहता है, मैं किसी से गुड बाय करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे ये वक्त मिल रहा है, यानी रात में। मुझे लगा था कि इस जगह मेरा कोई नहीं है, पर चलो मैं इंटरफेयर नहीं करता। रियो उस रात वहां आता है और शुक्रिया करता है, तुमने मेरी मदद की, इस वजह से मैं सरवाइव कर पाया। मैं थोड़े समय के लिए यहां से जा रहा हूं। आज हमारी लास्ट बैटल होगी, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। फिर दोनों के बीच फाइट होती है, जिसमें रियो हार जाता है। जब नाइट जा रहा होता है, रियो कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, जो भी तुमने मेरे लिए किया। जाने से पहले नाइट रियो को एक कोट गिफ्ट में देता है और चला जाता है। रियो कोट पहनकर अपने घर को आखिरी बार देखता है, पुरानी यादों को ताज़ा करता है। लेकिन जब दोनों जा रहे होते हैं तो उनके सामने एक खतरनाक जंगली बोर आता है। एबेल अपनी कम्बाट स्किल्स का इस्तेमाल करके उस बोर को एक ही झटके में खत्म कर देता है। अच्छा, ये कम्बाट स्किल है, पर ये होती क्या है? ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जो स्वॉर्ड्समैन और दूसरे लोग यूज करते हैं। अगली पल हम देखते हैं कि रियो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके सारे लिजर्ड मॉन्स्टर्स को आराम से हरा देता है। एबेल ये देखकर चौंक जाता है, तुमने अपनी छड़ी का इस्तेमाल नहीं किया और कोई स्पेल भी नहीं बोला, तो तुमने ये कैसे किया? रियो कहता है, मुझे लगता है वाटर मैजिक थोड़ा अलग होता है, इसलिए मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। शायद तुम सही कह रहे हो। फिर रियो एबेल को पानी ऑफर करता है ताकि दोनों हाइड्रेटेड रहें। दोनों जाते हुए बातें करते हैं और एबेल एक कॉइन दिखाता है। वो कॉइन देखकर रियो काफी शॉक्ड हो जाता है, मैंने आज तक कोई करेंसी नहीं देखी। जाते हुए एबेल अलग अलग एम्पायर्स के नाम बताता है और कहता है एक देबुआ एम्पायर भी है। ये कैसा नाम है देबुआ? खुले मैदान में आने के बाद दोनों पर पत्थरों से अटैक होता है, पर दोनों काफी तेज होते हैं और अटैक्स रोक लेते हैं। फिर आसपास काफी सारे पत्थर आने लगते हैं। एबेल कहता है, मुझे लगता है कि हम गलती से रॉक गोलम के नेस्ट में आ गए हैं। रियो कहता है, क्या सामने भी रॉक गोलम है? एबेल अपनी कम्बाट स्किल्स का इस्तेमाल करता है और एक गोलम के अंदर घुसकर अटैक करता है, लेकिन वो जल्दी रीजनरेट कर रहा होता है। रियो कहता है, मेरे पास एक अटैक है, क्या मैं उसे यूज कर सकता हूं? अगली पल वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके 10 लेयर की आइस बॉल गोलम पर गिरा देता है, जिससे वो नीचे दब जाता है। एबेल ये देखकर चौंक जाता है, तुमने ये कैसे किया? ये क्या था? फिर दोनों मिलकर सारी रॉक गोलम्स को हरा देते हैं। तभी एबेल रॉक गोलम की मैजिक स्टोन नोटिस करता है, जो काफी बड़ी होती है और काफी कलरफुल भी। मुझे ऐसा लगता है कि इसने आज तक काफी सारे मॉन्स्टर्स को हराया है। इस मैजिक स्टोन को निकालने के बाद ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके सामने एक काफी बड़ा हिप्पो है, जो एक बेहेमोथ है। तभी यहाँ पर वाइवन का एक बड़ा झुंड आ जाता है, जो इस बेहेमोथ पर अटैक कर रहा होता है। एबेल कहता है, इस फाइट का कंक्लूजन बिल्कुल साफ है, ये बेहेमोथ हारने वाला है। लेकिन रियो मना करता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। अब ये हिप्पो गुस्से में आकर सारी वाइवन को मारना शुरू कर देता है, जोर से दहाड़ता है, जिससे सारी वाइवन नीचे गिर जाती हैं। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि ये जीतने वाला है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है, जहां ये दोनों कैंप फायर के पास बैठकर बातें कर रहे होते हैं। एबेल रियो को डंजन्स के बारे में बताता है और कहता है, सच में इस वर्ल्ड में डंजन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। वैसे हम जिस टाउन जा रहे हैं वहां भी एक काफी बड़ा डंजन है। रियो पूछता है, लेकिन तुमने ये बात मुझे पहली बार क्यों नहीं बताई? तुमने काफी कुछ छुपाया है। एबेल कहता है, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम एल्व और ड्वार्फ के बारे में जानते होगे, पर भाई रियो, तुम इनके बारे में कुछ नहीं जानते। एबेल समझाता है कि ड्वार्फ्स कैसे होते हैं और एल्व्स क्या है, जिसके बाद ये दोनों अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। जाते हुए रियो कहता है,
इन माउंटेन्स को पार करने के बाद हम ह्यूमन टेरिटरी में पहुंच जाएंगे। लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? रियो उन बातों को याद करता है जो ड्रैगन ने उसे बताई थी, पर रियो ये बात एबल से कुछ नहीं कहता। जब ये दोनों आगे बढ़ते हैं तभी उनके सामने एक खतरनाक मॉन्स्टर आता है, जिसे देखकर दोनों की ही चड्डी टाइट हो जाती है। एबल समझ नहीं पाता कि अब क्या करे, क्योंकि ये खतरनाक ग्रिफिन है। दोनों आसमान में मीट के टुकड़े उछालते हैं और आगे बढ़ते हुए ग्रिफिन के बारे में बात करते हैं। एबल कहता है, उसने मुझे सच में डरा दिया था। रियो कहता है, मुझे भी लगता है अगर हम उससे लड़ते तो जिंदा नहीं बचते। एबल बताता है, आज तक कोई भी ऐसा नहीं बना जो बेहेमोथ और ग्रिफिन से पंगा ले सके। शायद ये बड़े बड़े पहाड़ ही मॉन्स्टर्स को ह्यूमन से दूर रखते हैं। जैसे ही ये दोनों आगे बढ़ते हैं, उनके सामने कई सारे वाइवन्स होते हैं जो अपने शिकार को खा रहे होते हैं। रियो एबल से पूछता है, क्या हमें इनसे लड़ना चाहिए? ये हम दोनों से काफ़ी ज़्यादा हैं और यहाँ तक कि काफ़ी स्किल्ड एडवेंचरर्स भी इनसे नहीं जीत पाए। एबल कहता है, लेकिन आगे रास्ते में कई वाइवन्स आने वाले हैं, तो कभी ना कभी तो हमें इनका सामना करना होगा। ये सुनते ही रियो लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है और अपनी मैजिक से सभी वाइवन्स के पंख यहीं पर रोक देता है, जिससे वो उड़ नहीं पाते। एबल अपने कॉम्बैट स्किल का यूज़ करके उन सबको हरा देता है, पर तभी और भी वाइवन्स आ जाते हैं, लेकिन दोनों मिलकर उन सबको ठिकाने लगा देते हैं। जब एबल वाइवन्स के मैजिक स्टोन को निकाल रहा होता है, वो कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इनसे लड़ना इतना आसान होगा। इन सबको हराने के बाद वो माउंटेन्स क्रॉस कर लेते हैं और ह्यूमन टेरिटरी के काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं। इनकी स्माइल से ही पता लगता है कि ये कितने खुश हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक सड़क दिखाई देती है। एबल समझ जाता है कि ये कहाँ पर है और कहता है, थोड़ी आगे बढ़ने के बाद हम फाइनली टाउन तक पहुंच जाएंगे। फिर दोनों टाउन के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। एबल कहता है, क्यों ना तुम भी एडवेंचरर बन जाओ, तुम्हें टाउन में जाने के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। क्योंकि इस टाउन में आने के लिए एबल ने रियो के पैसे दिए होते हैं। मॉन्स्टर से मिलने वाली मैजिक स्टोन्स को एडवेंचरर गिल्ड में बेचा जा सकता है, जिससे काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। साथ ही वो ये भी क्लियर करता है कि जो एडवेंचरर गिल्ड में रजिस्टर्ड नहीं होता वो मैजिक स्टोन नहीं बेच सकता। तभी दोनों के सामने गर्मा गर्म खाना आता है और रियो से फटाफट चाट जाता है। कुछ टाइम यहाँ बिताने के बाद दोनों लूनिया टाउन के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ा सफर तय करने के बाद फाइनली टाउन में पहुंचते हैं। टाउन का गार्ड एबल को देखकर खुश होता है। हमें लगा था तुम खो गए, वो कहता है। एबल कहता है, नहीं, रियो ने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाया। गार्ड रियो से कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, और हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले जाता है। एंट्री फीस देने के बाद दोनों अंदर जाते हैं। गार्ड रियो को एडवेंचरर रैंक्स के बारे में बताता है। एक एडवेंचरर की जर्नी F रैंक से शुरू होती है। अगर वो B रैंक या उससे ऊपर पहुंच जाता है तो उसे खतरनाक क्वेस्ट मिलते हैं। वो जितना हाई रैंक में होगा उतना ही ज्यादा पैसा कमाएगा, पर तुम्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास मैजिक स्टोन्स हैं। बात करते करते दोनों गिल्ड तक पहुंचते हैं। जैसे ही दोनों गिल्ड में एंटर करते हैं, सब लोग एविल को देखकर खुश हो जाते हैं, जैसे कि वो एविल का इंतजार कर रहे हो। रियो सोचता है, ये बंदा यहाँ काफी फेमस है, शायद मुझे बाहर इंतजार करना चाहिए। जब रियो बाहर आता है तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। दोनों एक दूसरे को गौर से देखते हैं और रुक जाते हैं। वो कहती है, तुम्हारा आउटफिट काफी अच्छा है, लगता है ये फेरी किंग का है। लगता है उन्हें तुम पर काफी भरोसा है, पर मुझे कुछ काम है, बाद में मिलेंगे। रियो के सामने खड़ा बंदा हैरान हो जाता है कि अब उस लड़की के साथ क्या हुआ। रियो अंदर जाता है और ईवल उसे लेकर अंदर जाता है। सबके सामने उसे इंट्रोड्यूस करता है। इसका नाम रियो है, ये भी एडवेंचरर बनना चाहता है, तुम सब इसका अच्छा ख्याल रखना। सब लोग उसे घेर कर खुश होते हैं और रियो भी ये सब देखकर खुश होता है। फिर वो उसे रिसेप्शनिस्ट नीना के पास ले जाता है, जो कहती है, मैं इसे एंडोर्स कर रहा हूँ और इसका रैंक D होना चाहिए। नीना थोड़ी शॉक्ड होती है, पर तुम्हें फिजिकल स्ट्रेंथ का टेस्ट देना होगा। वो गिल्ड मास्टर को बुलाने के लिए चली जाती है। जब दोनों मीटिंग रूम में वेट करते हैं तो गिल्ड मास्टर ह्यू मगालस आता है। वो ईवल को देखकर खुश होता है। ईवल कहता है, इस बच्चे का नाम रिया है, जिसने मेरी जान बचाई। ह्यू कहता है, मैं इसे एंडोर्स करना चाहता हूँ। अगर ये अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ प्रूव कर दे तो इसका रैंक बढ़ जाएगा। मैं जानता हूँ ये बच्चा मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग है। ह्यू तो अजीब सा लगता है, क्योंकि उसे ईवल की बातों पर यकीन नहीं होता। अभी सीन में जब ह्यू मैजिक स्टोन्स देखता है, वो शॉक्ड होता है कि ये वाइवन की मैजिक स्टोन्स हैं और इतने सारे स्टोन्स रियो के पास हैं। ईवल कहता है, इनसे लड़ते वक्त हमने एक माउंटेन भी क्रॉस किया। ह्यू कहता है, मैं जानता हूँ, आज तक किसी ने उन माउंटेन्स को क्रॉस नहीं किया। ये बातें सुनकर ह्यू का दिमाग थोड़ा घूम जाता है और वो इन बातों पर विश्वास नहीं कर पाता। ईवल पूछता है, क्या ये मैजिक स्टोन्स रियो के रैंक अप के लिए काफी हैं? रियो कहता है, हाँ ये काफी हैं। अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए रियो ह्यू के ऑफिस में जाता है। रियो कहता है, मैं जानता हूँ कि ईवल काफी अच्छा एडवेंचरर है, पर मैं भी जानता हूँ कि वो अकेला एक वाइवन को नहीं हरा सकता। जब बातें खत्म होती हैं, नीना आती है और रियो का लंबा इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू के बाद रियो को गिल्ड कार्ड मिल जाता है, मतलब अब वो ऑफिशियली एडवेंचरर बन चुका है। ईवल उसे लेकर जाता है ताकि रियो को पैसे मिल सके, क्योंकि उसने ईवल की गाइड का काम किया है। दोनों कपे बहाते हुए जा रहे होते हैं। ईवल कहता है, मैं सोचता था तुम्हें एक स्टाफ दूंगा, और मुझे स्टाफ की जरूरत नहीं, मैं बिना स्टाफ के मैजिक कर सकता हूँ। रियो कहता है, मैं स्वॉर्ड का यूज करता हूँ। ईवल हैरान होता है, तुम स्वॉर्ड का यूज करते हो और तुम्हारे पास स्वॉर्ड नहीं है। रियो अपनी स्वॉर्ड दिखाता है, पर ईवल को लगता है कि वो सिर्फ एक छोटा सा चाकू है, यानी डैगर। रियो से बात करते करते उसे दुनिया के बारे में काफी पता चलता है। यहाँ दिन को घंटों में डिवाइड किया गया है। हर वीक में 7 दिन होते हैं, महीने में 30 दिन, और कपड़ों को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। रियो सोचता है, शायद मेरे वर्ल्ड से पहले भी कोई यहाँ आया होगा, जिस वजह से दोनों वर्ल्ड्स में सिमिलैरिटीज हैं। तभी सब लोग ईवल की वापस आने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। नीना रियो को उसके रूम में ले जाती है, जहाँ रियो के 2 नए रूममेट्स मिलते हैं। ये 4 लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ क्रिम्सन पार्टी के लोग रियो के बारे में बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि ईवल ने उन्हें रियो के बारे में सब कुछ बता दिया है।
लोगों को विश्वास नहीं होता कि वाटर एलिमेंट इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। अगर एबल की बातें सही हैं तो सिर्फ एक इंसान रियो के लेवल का मैजिक कर सकता है, जिसका नाम इन्फर्नो मैजिशियन है। एबल बताता है कि इन्फर्नो मैजिशियन अपने मैजिक से पूरी आर्मी को एक ही बार में तबाह कर सकता है, वाइवंस को भी। इसलिए रियो को उस लकी से कंपेयर करना गलत है। पार्टी की एक मेंबर कहती है अगर रियो के बारे में सब कुछ सच है तो वो बच्चा काफी पावरफुल है। लिन इस बात को लेकर चिंतित होती है। अगर रियो गलती से डेबू या एम्पायर के साथ मिल गया तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। एक दूसरा कहता है अरे यार तुम चिल करो, उस बच्चे को डेबू या एम्पायर का नाम ही पसंद नहीं। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। अगली सीन में रियो कोर्स लेता है जहां उसे डंजन्स के बारे में सीखने को मिलता है। थ्योरी खत्म होने के बाद प्रैक्टिकल टीचर सबसे कहता है हमने डंजन्स के बारे में काफी कुछ पढ़ा है, आज शाम तुम सब एक्चुअल डंजन जाओगे। ये सुनकर ईमान की फटी निकलती है क्योंकि रियो उसके साथ है, उसका रूममेट भी। टीचर कहता है अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। रियो पूछता है सर क्या इंस्टेंट ट्रैवल का कोई तरीका है? टीचर कहता है हाँ, इंस्टेंट मैजिक होता है, ये डंजन साउथ में है पर मैं ज्यादा नहीं जानता। ईमान हैरान हो जाती है और रियो से पूछती है तुम इंस्टेंट ट्रैवल कैसे जानते हो? शाम को सब डंजन के साथ आते हैं, डंजन शहर के बीच में है। टीचर कहता है डंजन की पहली लेयर में ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स नहीं मिलेंगे, तुम खुद जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो, गेट के पास रहना। रियो और ईमान आगे बढ़ते हैं। रियो एक चीज सेंस करता है, कहता है हमारे सामने मॉन्स्टर है, मैं इसे फ्रीज करता हूं, तुम उसे मार दो। तभी मॉन्स्टर आता है जिसका नाम सोल्जर एंट है, जिसके बारे में मैजिकल बुक में लिखा था। इसका बेस्ट तरीका गर्दन पर अटैक करना है। रियो अपनी मैजिक से मॉन्स्टर को जमा देता है। एबल स्वॉर्ड से काम 25 करता है।